हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करूंगा। इस पर ऑलरेडी मेरे 8 से 9 वीडियोस आ चुके हैं, जिनमें लगभग 2.5 से 3 हज़ार शब्द आप उसकी रेंज कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में लेकिन कुछ अलग करूंगा, और वो ये कि मैं थोड़े से जो ज़्यादा लेवल के डिफ़िकल्ट शब्द हैं वो कवर करूंगा। जो ऐसी पॉसिबिलिटी है, इनमें से कुछ शब्द आपने सुने भी नहीं होंगे। ये हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। हिंदू न्यूज़पेपर की एक खास बात है, इसमें जो इंग्लिश की क्वालिटी है वो काफ़ी सैचुरेटेड है, काफ़ी ज़्यादा टफ रहती है। इसीलिए हिंदू न्यूज़पेपर एग्ज़ाम्स में काफ़ी पॉपुलर रहता है। इसको पढ़ने से ना सिर्फ आपकी वोकेबुलरी अच्छी होती है, बल्कि आपकी जो लिखने की स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। तो ये है एडवांस वोकेबुलरी। पहला शब्द है गैमट। गैमट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पूर्ण विस्तार, पूर्ण रेंज जिसे हम कहते हैं, उसको बोलते हैं गैमट। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई अगर कलाकार है, कोई बहुत अच्छा अगर एक्टर है, और वो सारे के सारे जो इमोशंस हैं वो अच्छे से निभा पाता है, चाहे वो हंसना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो खिलखिला के हंसना हो, यानी कि कोई भी इमोशन वो अच्छे से एक्ट कर सकता है बिना घबराए कैमरे के सामने, तो हम कहेंगे कि उस एक्टर के पास होल गैमट ऑफ इमोशंस है। गैमट ऑफ इमोशन मतलब पूरा विस्तार है, पूरी रेंज है। इसी तरह से जैसे जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म पे जब आप रोशनी डालते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो ये जो विबग्योर है, ये हमारी विजिबल लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो गैमट का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, पूरी रेंज। तो इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द हैं मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है जिससे आपको आसानी हो। आई एम यूज टू एक्सप्रेसिंग होल गैमट ऑफ इमोशंस फ्रॉम हैप्पीनेस टू सोरो इन माई स्टोरीज। मैं जो कहानियां लिखता हूं उनमें जितना भी रेंज है इमोशंस का, होल गैमट ऑफ इमोशंस वो एक्सप्रेस करता हूं, खुशी से लेके उदासी तक, हैप्पीनेस से लेके सौरो तक। सो गैमट का मतलब पहला हो गया स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया रेंज, कंप्लीट रेंज किसी चीज की, या आप इसको बोल सकते हैं एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट। सो पहला शब्द है गैमट। दूसरा शब्द है इवेजिव। ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। इवेजिव का मतलब होता है किसी चीज से बचना, टाल मटोल करना। मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, तो आप उसको टाल मटोल करेंगे, आप उसको टालने की कोशिश करेंगे, आप मुझे स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, यानी आप अस्पष्ट होंगे। तो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं इवेड करना। तो इवेजिव शब्द बना इवेड करने से। जो वर्ब है वो है इवेड, और इवेजिव है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस देखिए, शी गेव एन इवेजिव आंसर व्हेन आई कन्फ्रंटेड हर। यानी जब मैंने उससे सवाल का जवाब मांगा, जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, उसका सामना किया, तो उसने मुझे एक इवेजिव आंसर दिया। तो आंसर यहाँ पे कोई चीज़ है, यानी आंसर हो गया नाउन यानी कि संज्ञा, और इवेजिव हो गया इसकी क्वालिटी, यानी इवेजिव हो गया एडजेक्टिव। तो उसने मुझे एक इवेजिव आंसर दिया। इवेजिव मतलब सिर्फ टाल मटोल वो करके निकल गई वहाँ से, उसने मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, यानी कि वो ईमानदारी नहीं दिखाई उसने अपना जवाब देने में। सो हम कहेंगे नॉट ऑनेस्ट। उसका जवाब कैसा था? ऑनेस्ट नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, स्पष्ट नहीं था। नॉन कमिटल, नॉन कमिटल मतलब कोई किसी चीज के प्रति अपने आप को कमिट नहीं करना, तो यानी कि बचने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा है, यानी ये कैमरा इवेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इवेड से बना इवेजिव। नेक्स्ट है स्टेल। स्टेल का मतलब होता है, स्टेल के वैसे कई शब्द हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो खाना है वो 3-4 दिन पुराना हो जाता है, तो हम उसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं हिंदी में बासी, कि खाना बासी हो गया है। बासी मतलब स्टेल। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रेश नहीं हो, जो इमेजिनेटिव नहीं हो, जो जैसे खाने के केस में स्टेल का मतलब क्या हो गया? जो दूषित खाना हो, जिसमें से स्मेल आ रही हो, या कोई बहुत पुराना खाना हो जाए। लेकिन जनरली अगर हम स्टेल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी देखी और वो बहुत स्टेल थी। स्टेल का मतलब अगेन, यहाँ पे स्टेल का मतलब पुरानी पुरानी से नहीं है। यहाँ का स्टेल का मतलब है कि बहुत बोरिंग, उसमें कुछ भी नया नहीं था, उदासीन किस्म की पिक्चर थी। एक जिसे कहते हैं हैकेनेड, या फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट थी पिक्चर, कॉमन प्लेस थी, कुछ भी उसमें एक्साइटिंग नहीं था। तो स्टेल का मतलब होता है, आप इसे इसके लिए बोरिंग, बोरिंग के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, और मैं अपने पुराने वीडियोस में बोरिंग के लिए कुछ शब्द आपको बता भी चुका हूँ, जैसे ट्राइट।
या फिर बनाल, ये सब बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। ट्राइट, बनाल, या एक शब्द और है हैकेनिड, जैसा मैंने अभी उच्चारण किया आपको, हैकनिड, ये भी काफ़ी पॉपुलर शब्द है। आप इसमें और भी शब्द बोल सकते हैं जैसे प्रोजैक, प्लेटिट्यूड। तो बोरिंग के लिए तो बहुत ही सारे शब्द हैं हमारे पास, कॉमन प्लेस, और बोरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टेल, या फिर कोई चीज़ अगर फ्रेश नहीं हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्टेल। अगला शब्द है स्टार्टल, बहुत ही अच्छा शब्द है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब है भौचक्का रह जाना, मतलब कुछ ऐसा होना कि आप एकदम से सरप्राइज हो गए, एकदम से जिसे कहते हैं कि चौंक जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस को पढ़ते हैं, अ सडन ब्राइट लाइट इन माई स्टडी रूम स्टार्टल्ड मी, यानी मैं कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, अचानक कहीं से एक बहुत तेज़ रोशनी आई, जिसे कहते हैं कि एक रोशनी की किरण आई, तो उससे मेरी आंखें कौंध गईं, चौंक गया मैं, तो यानी मैं स्टार्टल हो गया, आई गॉट स्टार्टल्ड, या आई गॉट सरप्राइज्ड, या मैं थोड़ा डर गया। तो जब भी हम स्टार्टल बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक डर का भाव भी आता है कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप एकदम से पैरों तले जमीन खिसक जाना, यानी थोड़ा सा डर का भाव है उसके अंदर। तो इसके लिए स्टार्टल के लिए एक दो शब्द और हैं, जैसे सरप्राइज हो गया। एक अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं फ्लैबरगास्ट, थोड़ा सा अनकॉमन शब्द है फ्लैबरगास्ट, FLABBER, फ्लैबरगास्ट। फ्लैबरगास्ट हो जाना मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह जाना। या डरने के लिए होता है फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है डरना, तो फ्राइटन मतलब अगेन डरना, डर जाना। और अगर पास्ट टेंस बनाना है तो ईडी लगा दीजिए आगे, तो ये बन गया फ्राइटन्ड। अगर आप बोलते हैं आई वॉज फ्राइटन्ड, तो यहाँ पे फ्राइटन्ड एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है, तो यानी कि पार्टिसिपल की भूमिका निभा रहा है। आप जानते हैं जब भी कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण विशेषण होता है तो वो दो तरह का हो सकता है, एक तो पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिटियस, फ्लैजिटियस का मतलब है कोई चीज़ जो जिसे हिंदी में कहते हैं कि मान लीजिए कोई किसी ने कोई अपराध कर दिया, लेकिन वो अपराध बहुत ज़्यादा घिनौना है। घिनौना शब्द आपने सुना होगा हिंदी में। घिनौना मतलब जो जिसे कहते हैं कि अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ, जघन्य अपराध। जैसे कोई अगर रेप है या कोई मर्डर है, बहुत ही दर्दनाक बार्बरिक जिसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है फ्लैजिटियस। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें ये बहुत न्यूज़पेपर्स में आ रही है आजकल। ये जो तस्वीर है ये एक सीरिया के बच्चे की तस्वीर है जिसका नाम है ओमराद दकनीश। ओमराद दकनीश जब पुलिस फोर्सेस को मिला तो इस हालत में मिला। जो आईसिस आतंकवादी संगठन है उसने वहाँ, आप जानते हैं कि वो बच्चों को भी स्पेयर नहीं करता, बच्चों के ऊपर भी अत्याचार करता है। तो ये बच्चा लकीली बच गया, लेकिन इसका भाई जो था वो नहीं बच पाया। तो ये एक तरह का जघन्य अपराध है, एक तरह का जो घिनौना अपराध जिसे कहते हैं स्कैंडलस क्राइम। तो जघन्य है। इसके लिए तीन चार शब्द हैं अच्छे। एक तो है हीनियस, हीनियस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा शर्मनाक, घिनौना या जघन्य अपराध, हीनियस। और दो शब्द आप और याद रख सकते हैं, एक है एट्रोशियस, हालांकि एट्रोशियस के किसी और सेंस में भी आता है, या फिर आप विलेनस भी बोल सकते हैं। विलेनस का मतलब होता है जैसे एक विलेन की जो क्वालिटी होती है, विलेन मतलब जैसे फिल्मों में विलेन होता है तो उसकी जो भी क्वालिटी होती है वो विलेनस होती है, यानी ईविल, एक तरह से कोई शैतान का रूप। तो फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज विद स्पाउजल अब्यूज बिकॉज ऑफ हिज फ्लैजिटियस बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर कैसा था? फ्लैजिटियस था, इसीलिए उसको अपनी पत्नी को एब्यूज करने के, उत्पीड़न करने में रोल के लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। अगला शब्द है कैकोफोनी। कैको मतलब क्या है? यहाँ पे ये वर्ड रूट है। कैको मतलब कुछ नेगेटिव दिखाता है। अगर कोई चीज़ सही से नहीं हो रही तो कैको यानी नेगेटिव सेंस में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैको का बिल्कुल उल्टा शब्द है यू, EU। अगर EU अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे आता है तो कुछ पॉजिटिव सेंस में आता है। जैसे EU से कई शब्द बनते हैं। अगर आप किसी को मर्सी किलिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूथेनेसिया। इसी तरह से यूलोजी, यूलोजी यानी किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छे शब्द बोलना। इसी तरह से कैकोफोनी, कैको मतलब इसका उल्टा। सो अगर मैं बोलता हूँ यूफोनी, तो यूफोनी हो जाएगा कोई अच्छी आवाज़। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कैकोफोनी मतलब कर्कश आवाज़, जैसे कौवे की आवाज़ होती है तो वो कर्कश होती है, तो कर्कश आवाज़। और ये कई सेंस में यूज़ कर सकते हैं कैकोफोनी। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़ रहा है, कोई आपके नेबरहुड में लड़ रहा है तो उसकी जो आवाज़ आएगी वो भी कैकोफोनी होगी।
यानी कर्कश आवाज़ होगी। कोई अगर मान लीजिए अपनी पत्नी से लड़ रहा है, कोई अगर किसी पे चिल्ला रहा है, कोई दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सारी आवाज़ें होती हैं कैकोफोनी। तो कैकोफोनी एक रिलेटिवली ईजियर वर्ड है। कैकोफोनी के लिए आप दो चार शब्द ले सकते हैं। अब ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, किस संदर्भ में बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पियानो बजा रहा है और दो लोग पियानो बजा रहे हैं, जुगलबंदी कर रहे हैं, यानी दोनों एक साथ बजा रहे हैं, और उसमें एक थोड़ा आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, तो जो वो आवाज़ होगी उसमें उतना जो सुर है वो नहीं आएगा, यानी कि वो कैकोफोनी हो जाएगा। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब जब दो चीज़ें साथ साथ नहीं चलती, और अगर दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो वो आवाज़ और ज़्यादा मधुर हो जाएगी, उसे बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जब दो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और दोनों एक साथ बिल्कुल चल रहे हैं, लय में चल रहे हैं, उसको बोलेंगे रेजोनेंस, और अगर नहीं चल रहे तो उसे बोलेंगे डिसोनेंस। तो डिसोनेंस के लिए एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। आप इसको डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में अगर किसी शब्द के आगे डिस लग जाए मतलब समझिए नेगेटिव है। डिस, DIS, ये मैं वर्ड रूट की बात कर रहा हूं, तो ये मत सोचना कि डिस्टेंस तो वो भी नेगेटिव है, नहीं। डिस, यहां पे डिस मतलब क्या है, नेगेटिव। इसी तरह अगर अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे MAL, मैल लग जाए मतलब कुछ नेगेटिव है। इसी तरह अगर मिस लग जाए, MIS, तो वो भी नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, या मिस मैनेजमेंट, मिस अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह मैल यानी मैल न्यूट्रिशन, इस तरह के शब्द हैं। डिस से भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि जो ईमानदार नहीं है। तो किसी भी शब्द को नेगेटिव बनाया जा सकता है उनके आगे मिस, मैल या डिस लगा के। अगला शब्द है गॉज। अब देखिए ये शब्द एक तो गॉज होता है और एक गेज होता है। तो गेज और गॉज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो गेज, ये एक गेज ये भी होता है जिसको समलैंगिकता बोलते हैं, समलैंगिकों को भी गेज बोलते हैं, वो ये GAYS है। उस शब्द की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं गेज। तो ये गेज मतलब नापना किसी चीज को, GAUGE, गेज मतलब किसी को ना, किसी चीज को नापना। फॉर एग्जाम्पल उस फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से अपने जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से लेके अपने विद्यालय तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो मैं गेज कर सकता हूँ, यानी मैं नाप सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से 250 कदम डिस्टेंस है मेरे घर से लेके मेरे विद्यालय तक का, मेरे स्कूल तक का 250 कदम, तो वो मैंने गेज कर लिया। एकदम एग्जैक्ट नहीं नापा, लेकिन एक मैंने मुझे एक एहसास कर लिया, उसे बोलते हैं गेज करना। और एक होता है गॉज। तो दोनों में फर्क है, इसमें जेड है, देखिए ध्यान से देखिए, G और Z का फर्क है। गॉज, गॉज होता है कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें जो पारदर्शी होता है, थोड़ा सा, जो थोड़ा सा जिसके अंदर होल हो सकते हैं, या जिसके अंदर जो बहुत पतला कपड़ा होता है जिसके अंदर से हम देख सकते हैं। और गॉज हम बोलते हैं पट्टी को भी, जब चोट लग जाती है तो पट्टी बांधते हैं, उसे भी गॉज बोलते हैं। तो गॉज मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे ये पट्टी है, पट्टी के भी आर पार देखा जा सकता है। तो बहुत ही पतले कपड़े को बोलते हैं गॉज। तो गॉज और गेज, आई होप जो इनके बीच में डिफरेंस है वो क्लियर है। गॉज को आप बैंडेज भी बोल सकते हैं। बैंडेज थोड़ा सा है, लेकिन एक ये होता है कि बैंडेज जरूरी नहीं है कि बैंडेज के आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि बैंडेज कई तरह की आती है। बैंडेज अलग अलग कपड़ों की आती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत पतला कपड़ा हो। कई बार बहुत मोटे कपड़े की भी बैंडेज होती है, खासकर जो फ्रैक्चर वगैरह में यूज़ करते हैं बैंडेज, तो वो काफ़ी मोटे कपड़े की होती है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, परहैप्स जो अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्स के लिए जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनमें से एक है गॉश। और ये शब्द जो है ये न्यूज़पेपर में भी आता है अक्सर, और इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो एक बहुत फेमस किताब है, वर्ड पावर मेड ईजी। तो वर्ड पावर मेड ईजी जो किताब है, मैं कहूँगा अगर आप वोकेबुलरी अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो वो सबको पढ़नी चाहिए। तो गॉश के पीछे क्या कहानी है, शब्दों के पीछे की जो कहानियाँ हैं, ये शब्द कहाँ से आए, जिसे इटाइमोलॉजी बोलते हैं। अंग्रेजी में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी मतलब एक ऐसा विज्ञान जो हमें यह बताता है कि शब्द कहाँ से बना, कहाँ से आया, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उसका उच्चारण किस तरह से होता है, किस भाषा में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। ये शब्दों की जो साइंस है उसे बोलते हैं इटाइमोलॉजी। तो गॉश, गॉश मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली ये इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, वैसे ये जो गॉश शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का वर्ड है, फ्रेंच से अंग्रेजी में आया है। तो आपने कई ऐसे शब्द सुने होंगे जो दूसरी भाषाओं से अंग्रेजी में लिए गए हैं। जैसे कई वर्ड ऐसे भी हैं जो संस्कृत से या हिंदी से अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं डायरेक्टली, जिन्हें तत्सम कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से चेंजेस के बाद लिए गए हैं, जिन्हें तद्भव कहते हैं। इसी तरह से दूसरी भाषाएं हैं, उनसे भी अंग्रेजी भाषा में शब्द लिए गए हैं। जैसे गॉश, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो फ्रांस में क्या होता था, ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो राइट हैंडेड होते हैं, जो सीधे हाथ से लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जिन्हें हम आम तौर पे खब्बू बोल देते हैं। खब्बू खब्बू है यानी कि लेफ्ट हैंडेड है। तो
इन इस तरह के लोगों को फ्रांस में थोड़ा सा अजीब माना जाता था कि ये अजीब है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो राइट हैंडेड होते हैं, उस वक्त उतना ज्ञान नहीं था, तो जो लेफ्ट हैंडेड लोग थे उन्हें बोलते थे गॉश। और इस तरह के लोगों के पीछे बहुत सारी कहानियाँ थी। कुछ लोग कहते थे कि जो उल्टे हाथ से लिखते हैं वो शैतान होते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कुछ इलाकों में कि जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये एक तरह का इन्हें रोग है, ये इनमें कोई गुण नहीं है, किसी कोई काबिल नहीं है ये किसी चीज़ के, ये शैतान का रूप है, ईविल हैं। इसीलिए गॉश को कहा जाता था सिनिस्टर। याद रखिए, लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स को पहले सिनिस्टर, सिनिस्टर यानी शैतान, जो जो सिन मतलब होता है पाप, जो पाप करे, पापी, उस तो माना जाता था लेफ्ट हैंडेड लोगों को। आजकल ऐसा ऑफ कोर्स नहीं है। तो गॉश और सिनिस्टर सिनोनिम्स हैं, यानी कि समानार्थी शब्द हैं। और गॉश का जो नॉर्मल सेंस में जो मीनिंग होता है वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सोशली ऑकवर्ड हो। सोशली ऑकवर्ड का मतलब ये है जिसे इतनी अकल ना हो कि समाज में कैसे बिहेव करना है, या थोड़ा सा जो दूसरों से हट के हो। और दूसरा मीनिंग इसका होता है मेल एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब होता है निपुण या कुशल। किसी काम में अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसे बोलते हैं निपुण या कुशल, यानी एड्रॉइट। और मैंने आपको बताया था अगर किसी शब्द के आगे मेल लगा देते हैं, MAL, मतलब उल्टा, यानी मेल एड्रॉइट क्या हो गया, जिसमें कोई गुण ना हो, कोई निपुणता ना हो, कोई कुशलता ना हो, कोई टैलेंट ना हो, उसको बोलते हैं मेल एड्रॉइट। इसी तरह से एक शब्द होता है एड्रॉइड का जिसे बोलते हैं एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा कुशल या निपुण। तो एडेप्ट और एड्रॉइड हैं सिनोनिम। हाईली स्किल्ड पर्सन, यानी कि मेल एड्रॉइड का मतलब क्या हो गया, अनस्किल्ड, जिसके पास स्किल या कोई टैलेंट ना हो। तो गॉश का मतलब होता है सोशली ऑकवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये तस्वीर कल रात की लिए, कल रात एक अवार्ड दिया गया। इसके अंदर जो ये बीच वाला खिलाड़ी है, इसने जूते देखिए कैसे पहने हैं। ये कई कल्चर्स के अंदर सोशली ऑकवर्ड कहे जाएंगे, क्योंकि ये जो जूते हैं ये कोट के साथ पहनने वाले जूते नहीं होते, स्पोर्ट शूज़। कई कल्चर्स में लेकिन आप इसे पहन सकते हैं, ये फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन कई कल्चर के हिसाब से ये गॉश है, यानी सोशली ऑकवर्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सेंटेंस भी दिया है यहाँ, हिज गॉश टेबल मैनर्स इरिटेट मी स्पेशली व्हेन शी ट्राइज टू टॉक विद हिज माउथ फुल। उसके जो टेबल मैनर्स हैं, जो खाना कैसे खाया जाए इसकी उसे तमीज़ नहीं है, उसके जो मैनर हैं वो गॉश है, यानी अजीब है, सोशली ऑकवर्ड है, मेल एड्रॉइट है, और इससे मुझे काफ़ी इरिटेशन होती है। अगला है सिनिस्टर। तो मैंने आपको बताया सिनिस्टर और गॉश मतलब एक ही है। गॉश का मतलब लेफ्ट हैंडेड, जो लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल है, और लेफ्ट हैंडेड को क्या माना जाता था पहले, ईविल, यानी शैतान का रूप, विकड जिसे कहते हैं। तो ये है सिनिस्टर। और सिनिस्टर के और भी मीनिंग है। सिनिस्टर मतलब जैसे एक अशुभ, कुछ अगर अशुभ होने वाला है, कोई कुछ डरावना, डरावने को भी सिनिस्टर बोल सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको खतरा पैदा करे, डरावनी है, तो इसको ओमिनस बोलते हैं। ओमिनस मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको खतरा हो। कोई अगर चीज़ खतरनाक है तो उसे बोलते हैं पेरिलस। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में कवर किया है वर्ड पेरिलस। पेरिल मतलब होता है खतरा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि डू इट एट योर ओन पेरिल, मतलब आप अपनी रिस्क पे कीजिए, अपना खुद खतरा उठाइए और तब काम करिए। ओमिनस या पेरिलस मतलब खतरनाक। इसी तरह से अगर कोई चीज़ बिल्कुल खतरनाक नहीं है तो उसे बोलते हैं इनोक्यूअस। इनोक्यूअस यानी एकदम हार्मलेस, जिसमें कोई बिल्कुल हार्म नहीं है, बिल्कुल इनोक्यूअस है। और इनोक्यूअस का उल्टा वर्ड है ओमिनस। और ओमिनस को, क्योंकि अगर किसी चीज़ से आपको खतरा है यानी वो थ्रेट है, तो इसे बोलते हैं थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खतरा हो। तो सिनिस्टर, आई होप ये वर्ड आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा, लेफ्ट हैंडेड। और इसी तरह से फ्रांस के अंदर जो राइट हैंडेड इंडिविजुअल होते थे, जो सीधे हाथ से लिखते थे, उन्हें माना जाता था कि वो बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा उनमें गुण हैं, बहुत ज़्यादा वो निपुण हैं। यानी इनके जो बिल्कुल उल्टे वर्ड होंगे वो सारे हो जाएंगे राइट हैंडेड इंडिविजुअल के लिए। अगला शब्द है एग्रीगियस। एग्रेगियस। एग्रेगियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रेगियस का मतलब होता है बहुत ही खराब, इतना खराब कि आसानी से नोटिस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, बस स्टॉप लिखना था लेकिन लिख दिया बस SOTP। स्पेलिंग इतनी खराब लिख दी कि वो आसानी से नोटिस भी हो रही है। तो एग्रीगियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब, शर्मनाक जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब। तो इसके लिए आप शब्द यूज़ कर सकते हैं डेप्लोरेबल, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैग्रेंट, FLAGRANT, या डेप्लोरेबल। तो फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स एग्जाम वॉज मार्ड बाय अ नंबर ऑफ एग्रेगियस एरर्स इन स्पेलिंग। स्टूडेंट ने जो अपना अंग्रेजी का एग्जाम दिया वो खराब हो गया पूरा, क्योंकि उसकी जो स्पेलिंग्स थी उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेगियस एरर्स थे। एग्रेगियस एरर थे मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस एरर थे, बहुत आसानी से नज़र आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खराब एरर थे। तो एग्रेगियस मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब, और जो आसानी से नोटिस हो जाए, ऐसी गलतियाँ जिनके लिए सच बताएं तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगला शब्द है सिमेंटिक्स।
यस, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द और डिफिकल्ट शब्द है समझना। देखिए सिमेंटिक्स क्या होता है। सिमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलने वाली भाषाओं की बात कर रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी नहीं। सिमेंटिक्स मतलब किसी भी एक फील्ड की कोई भाषा होती है उसे सिमेंटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें ये फ्लो चार्ट बना रहा है कोई, आपने ये लैग लॉग वगैरह सब पढ़े होंगे, कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं। तो ये आम आदमी के क्या समझ में आएंगे? नहीं आएंगे। कोई अगर इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है या कोई ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, क्या उसे ये कंप्यूटर के चार्ट समझ में आएंगे? नहीं आएंगे। यानी ये सिमेंटिक्स समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से स्पेनिश सीख रहा हूँ, तो क्या मेरे को स्पेनिश भाषा के जो शब्द हैं वो तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं एक सेंटेंस अगर कोई बोलता है तो उसके कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो क्या मैं वो सारे मीनिंग समझने के काबिल बन जाऊंगा? नहीं। यानी कि जो सिमेंटिक्स हैं वो मुझे समझ में नहीं आएंगे। यानी कि भाषा की जो बारीकियां हैं, भाषा के जो शब्दों के मीनिंग हैं, उनके जो फ्रेजेस हैं वो मुझे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं एक अलग कल्चर से आता हूं। तो इसीलिए तो अगर कोई कंप्यूटर वाला है तो साइंस वाले को उसकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और उल्टा वाइस वर्सा। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक्स, यानी किसी भाषा का ज्ञान, भाषा के शब्दों का ज्ञान, भाषा किस संदर्भ में कही गई है उसका ज्ञान, उसे बोलते हैं सिमेंटिक्स। अगला शब्द है बायोप्सी। बायोप्सी बायोप्सी आपने ज़रूर बायोप्सी, माफ़ी चाहूँगा अगर आपके किसी रिलेशन में या किसी उसमें किसी को कभी कैंसर हुआ हो या कोई ऐसा डिजीज़ हुआ हो तो बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी देखिए ये मेडिकल शब्द है, ये मेडिकल वोकेबुलरी का हिस्सा है। मेडिकल वोकेबुलरी का हिस्सा है। इसमें बायोप्सी का मतलब ये होता है कि बायोप्सी भी दो तरह की होती है। खैर मैं इंग्लिश में आपको वो सब नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ, एक्सिजनल बायोप्सी। और बायोप्सी बेसिकली ये है कि शरीर के अंदर कोई टिश्यू है, मैं उसे बाहर निकालूंगा और उसे स्टडी करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई, मैं डॉक्टर हूं तो मेरे पास कोई पेशेंट आया, तो वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है और मुझे मान लीजिए शक है कहीं इसे लंग कैंसर तो नहीं है, क्योंकि ये 20 साल से सिगरेट पी रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लंग का पहले तो मैं चेस्ट एक्सरे वगैरह लूंगा। अगर उसमें प्रीलिमिनरी मेरी फाइंडिंग, प्राइमा फेसी फाइंडिंग मेरी कोरिलेट हो जाती हैं, तो मैं उसके लंग का एक टुकड़ा बाहर निकालूंगा सुई डाल के, या अलग अलग तरह की बायोप्सी होती है, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सटर्नल बायोप्सी। और उसको मैं फिर स्टडी करूंगा माइक्रोस्कोप के अंदर। मैं देखूंगा कि क्या उनके सेल्स में कैंसर के जो साइन है क्या वो दिख रहे हैं, जैसे हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, रिवर्स पोलैरिटी, इस तरह के साइन होते हैं कैंसर के अंदर, क्या वो मुझे दिख रहे हैं। यानी बायोप्सी का मतलब ये होता है कि जब आप बॉडी का कोई लिविंग टिश्यू बाहर निकालते हैं, कोशिकाएं बाहर और उसमें टिश्यू में जो कोशिकाएं हैं वो स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि कोई डिजीज़ है या नहीं है, और अगर है तो कितना फैल चुका है, उसे बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी किसी भी चीज़ की हो सकती है बॉडी के अंदर, कहीं से भी सेल निकाले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय ग्रैंड मदर हैड अ बोन मैरो बायोप्सी यस्टरडे। बोन मैरो क्या होता है? हड्डी होती है, हड्डी के बीच की जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं बोन मैरो। यहाँ पे लाइनिंग सेल होते हैं, प्रोजेनाइटर स्टेम सेल होते हैं, जिनसे रेड ब्लड सेल, प्लेटेलेट, डब्ल्यू ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल बनते हैं। तो बोन मैरो की भी बायोप्सी होती है ये चेक करने के लिए कि कहीं बोन मैरो का कैंसर तो नहीं है। तो अलग अलग तरह की बायोप्सी होती है, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अगला है पैरागॉन। पैरागॉन इज अ ब्रिलियंट वर्ड। पैरागॉन का मतलब होता है आदर्श। आदर्श मतलब जिसको एक एग्जाम्पल की तरह बताया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, कोई बच्चा है, उसे क्रिकेट खेलना है, तो हम कहेंगे कि आप टीवी पे रिक्की पॉन्टिंग जैसा बनने की कोशिश करो, या ब्रेन लारा या सचिन जैसा बनने की कोशिश करो। तो यानी कि वो एक पैरागॉन है। पैरागॉन मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी वस्तु जिसको एक आदर्श की तरह देखा जाता है, जिसके जैसा सब बनना चाहते हैं। तो एक मॉडल ऑफ एक्सीलेंस है वो। तो वो इतना एक्सीलेंट है अपने फील्ड में, इतना एक वर्चुओसो है अपने फील्ड में कि आप उसके जैसा बनने की कोशिश करिए। यानी ही इज अ पैरागॉन, ही इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज कॉल्ड पैरागॉन। पैरागॉन मतलब किसी के लिए मॉडल होना, किसी के लिए आदर्श होना, एपिटॉम, किसी के लिए आइडियल होना। जैसे कहते हैं मेरे आइडल हैं वो, तो आइडियल होना। तो ये है पैरागॉन। फॉर एग्जाम्पल आज भारत में जो भी जिम्नास्ट बनना चाहता है उसके लिए दीपा कर्माकर एक पैरागॉन है, पैरागॉन ऑफ करेज। अगला शब्द है विशियस। आपने कई बार सुना होगा विशियस साइकिल या विशियस सर्कल। विशियस मतलब होता है क्रूर। क्रूर मतलब जिसमें दया का भाव ना हो। क्रूअल, क्रूअल मतलब क्रूर। मर्सी मतलब दया, मर्सीलेस मतलब जिसमें बिल्कुल दया ना हो, दया नाम की कोई चीज़ ना हो जिसके अंदर, उसे बोलते हैं मर्सीलेस। आप इसे ब्रूटल भी बोल सकते हैं। अब जैसे ये राइनो है, राइनो
का जो ऊपर ये हॉर्न होता है, सींग, इसको इसको इसकी काफ़ी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसीलिए राइनो की पोचिंग होती है, राइनो को मार दिया जाता है सिर्फ उसके सींग के लिए, क्योंकि कई देशों में ऐसा समझा जाता है कि राइनो का जो सींग है उससे कैंसर ठीक हो जाता है। तो इस अंधविश्वास के कारण हर साल हजारों राइनो मार दिए जाते हैं, मर्सीलेसली मार दिए जाते हैं, बिना दया के, विशियसली या क्रूअली, या आप इसको बोल सकते हैं बारबरिक। बारबरिक मतलब बहुत ही ज़्यादा हिंसक, बिना किसी अगेन क्रूर या निर्दय, इसे और अब ये भी बोल सकते हैं निर्दयी, जो जिसमें दया ना हो, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है विशियस। एक कठिन शब्द, उच्चारण में भी कठिन है, बायजेंटीन। बायजेंटीन, बायजेंटीन मतलब पेचीदा। पेचीदा मतलब जो थोड़ा सा, जिसे जो उतना आसान नहीं हो सॉल्व करना, उसे बोलते हैं बायजेंटीन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। इसके लिए दो तीन शब्द बहुत अच्छे हैं, जैसे आप इसको बोल सकते हैं, ये थोड़ा शब्द ध्यान से सुनिए, लेबरिंथाइन। जो कान का पर्दा होता है, कान होता है आपका, उसके अंदर एक चीज़ होती है जो ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं लेबरिंथ, लेबरिंथ ऑफ द मिडल ईयर। तो हमारा जो कान है, क्या कान से जो रास्ता अंदर जाता है शरीर के, क्या वो सीधा है? नहीं, वो सीधा नहीं है, वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, यानी लेबरिंथाइन है, यानी हमारे कान के छेद की तरह, जो हमारा जो ईयर है, कान है, उसके छेद की तरह लेबरिंथाइन है, यानी टेढ़ा मेढ़ा है, कन्वोल्यूटेड है। तो ये एक और शब्द है कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो पेचीदा। तो लेबरिंथाइन मतलब, जैसे हमारा जो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स सिस्टम, वो आम आदमी को आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बायजेंटाइन है, पेचीदा है। तो पेचीदा को बोलते हैं लेबरिंथाइन या कॉन्वोल्यूटेड या कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड एक थोड़ा सा आसान शब्द हो गया, तो ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। एक और कठिन शब्द जिसे बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। क्रॉनिकल मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल्स यानी डेट वाइज कुछ लिखना, जैसे आपने ब्लॉग पढ़े होंगे, ब्लॉग क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स होते हैं, यानी डेट वाइज किसी भी चीज़ का विस्तार, वर्णन, उसे बोलते हैं ब्लॉग यानी क्रॉनिकल्स। तो आपने क्रोनोलॉजी सुना होगा, जब हम टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, जैसे पहले 1526 में क्या हुआ, फिर 1530 में क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजी है। एनाक्रोनिज्म, एन मतलब एनाक्रोनिज्म, ये वर्ड रूट हो गया इसके अंदर, ए क्रोनिज्म, यानी कि जब कोई चीज़ समय के हिसाब से ना हो, समय के हिसाब से गलत हो जाए, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। यानी कि आपने बीते हुए समय में कोई ऐसी चीज़ एट्रीब्यूट कर दी जो उस समय में थी नहीं। जैसे अब ये फोटो देखिए, ये फोटो एक महान अमेरिकी राष्ट्रपति की है, अब्राहम लिंकन, और ये फोटो में रेडियो उठा रहे हैं। रेडियो का आविष्कार हुआ लगभग 1895 के आसपास, अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी 1865 के अंदर। तो क्या ये फोटो जस्टिफाइड है? क्या ये फोटो होनी चाहिए? नहीं। यानी क्यों? क्योंकि ये फोटो एक ऐसी चीज़ दिखा रही है जो हो ही नहीं सकती, यानी मैंने एक ऐसी इवेंट को एक ऐसी इवेंट दर्शाई है जो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से मैच नहीं करती, यानी एनाक्रोनिज्म हो गया, यानी कि काल दोष हो गया एक तरह से। पुराने समय का कोई ऐसा विस्तार मैंने कर दिया जो ठीक नहीं है। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है खुद। कुंती कहती है अर्जुन से महाभारत में, घड़ी की तरफ देखो। अर्जुन कहता है घड़ी के अंदर 3 बजे हैं। तो क्या ये ठीक है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोई कहानी? नहीं, क्योंकि महाभारत के समय में क्या घड़ियां होती थी? यानी ये क्या हो गया? एनाक्रोनिज्म हो गया। अगला शब्द है फिलेंडर। फिलेंडर मतलब होता है जो वो व्यक्ति जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रखता है, वुमेनाइजर, अय्याश जिसे कहते हैं, जिसको अय्याशी की आदत हो जाए खासकर महिलाओं के साथ, उसे बोलते हैं फिलेंडरर। तो फिलेंडर मतलब अ मैन हु रेडिली और फ्रिक्वेंटली एंटर्स इनटू कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसे वुमेनाइजर भी कहा जाता है। तो ये है फिलेंडरर। अगला शब्द है परफंक्टरी। परफंक्टरी होता है जब किसी काम में इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी जब करना पड़ता है, उसे बोलते हैं परफंक्टरी। परफंक्टरी मतलब कोई भी काम करना बिना इंटरेस्ट के, बिना एफर्ट के, सिर्फ एक काम चलाऊ। जैसे वो आपने सरकारी ऑफिस में जो काम होता है, जैसे वो परफंक्टरी। यानी कि परफंक्टरी मतलब, मान लीजिए मैंने आपको एक पेज दिया पढ़ने को, आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो आपने ऐसी बस एक नज़र मार ली, यानी आपने करसरी, करसरी मतलब करसरी रीडिंग, यानी सिर्फ नज़र मार ली, ढंग से नहीं गए, डीप नहीं गए, सुपरफिशियल। तो परफंक्टरी को आप सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर, लेकिन डीप नहीं गए, गहराई में नहीं गए, यानी परफंक्टरी। तो किसी काम को बिना इंटरेस्ट के करना, बिना एफर्ट के करना, उसको बोलते हैं परफंक्टरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना चेतना के करना,
बेमन से करना। कन्फ्रंट करना ये थोड़ा आसान है। कन्फ्रंट करना मतलब हिम्मत करके किसी से जवाब मांगना, किसी का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेहनत बहुत की लेकिन टीचर मुझसे जलता था, टीचर ने मुझे फेल कर दिया। अब मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, कुछ महीने, 5-6 महीने बीत गए इस बात को, लेकिन अचानक मुझ में इतनी शक्ति आ गई तो मैं एक दिन टीचर को जाके मैंने कन्फ्रंट किया कि मुझे फेल क्यों किया गया, बताइए, जवाब दीजिए। यानी मैंने उसे कन्फ्रंट किया। तो यानी कि किसी का सामना करना, का सामना करना, इसको बोलते हैं कम फेस टू फेस विद समवन विद हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटेटिव इंटेंट। यानी किसी से बहस करने की नीयत से उसके पास जाना, किसी से थोड़ा सा वर्बल अटैक करने के लिए, जवाब मांगने के लिए उसके पास जाना। या किसी समस्या को कन्फ्रंट करना, यानी किसी समस्या को समाधान करने की कोशिश करना। जैसे ये सेंटेंस देखिए, रशियन गवर्नमेंट नीड्स टू कन्फ्रंट द डोपिंग इश्यू ऑफ देयर एथलीट्स इमीडिएटली। रशिया की जो सरकार है उसे उसके खिलाड़ी जो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं, इस समस्या को कन्फ्रंट करना चाहिए। तो कन्फ्रंट करना यानी फेस करना चाहिए। अगला शब्द है हम्बग। हम्बग का मतलब, हम्बग के वैसे तो अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन हम्बग मैं एक जनरल तौर पे बात करूंगा। हम्बग मतलब एक तो मतलब होता है हम्बग का छल कपट करना, धोखा देना, छल कपट करना, ये सब इस तरह की चीज़ें करना। और दूसरा हम्बग मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, यानी एक तरह से छल कपट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जादूगर आपको कुछ दिखा रहा है लेकिन असली में वो है ही नहीं, यानी आंखों का चकमा जिसे कहते हैं, आंखों का धोखा, उसको बोलते हैं हम्बग। तो ऐसी लैंग्वेज या ऐसा व्यवहार, ऐसी भाषा जो दूसरों को चीटिंग करने के लिए, दूसरों को चकमा देने के लिए यूज़ की जाए, उसे बोलते हैं हम्बग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आपको, कोई ऐसी चीज़ जो असली में नहीं होती उसे हम्बग कह सकते हो। कोई जैसे कहते हैं हॉग वॉश। मान लीजिए मैंने आपको कोई कहानी सुनाई भूतों की, तो आप जब कहानी खत्म होएगी तो कहेंगे ये तो एक हॉग वॉश था। हॉग वॉश मतलब तुम ऐसे ही हमें डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कहानी हो ही नहीं सकती। जैसे जो भूतों की कहानी है, या उड़न तश्तरी। अगर मैं आपको बोलूं कल रात मैंने उड़न तश्तरी देखी अपने घर के ऊपर, एक यूएफओ देखा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा, विदेशी ग्रह से कुछ लोग आ गए, उनका मैंने वो जहाज देखा, तो आप कहेंगे ये तो एक हम्बग है, यानी एक हॉग वॉश है, यानी इसमें सत्य नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम्बग। अगला है बी विच। देखिए, अंग्रेजी में जादूगर को बोलते हैं विजर्ड और जादूगरनी को बोलते हैं बी विच। विच, विच मतलब जादूगरनी, और बी विच मतलब होता है जो जादूगरनी करती है, यानी जादू से हिप्नोटाइज कर देना एक तरह से, यानी सम्मोहित कर देना, यानी बांध देना किसी को, मैस्मराइज कर देना, कैप्टिवेट कर देना। और ये अलग अलग सेंस में यूज हो सकता है। मान लीजिए किसी ने मुझे म्यूजिक परफॉर्मेंस दिया और मैं वो म्यूजिक कॉन्सर्ट देख के इतना एक सम्मोहन में आ गया, यानी कि यानी कि एक तरह से जादू कर दिया उसने मुझ पे। या मान लीजिए कोई महिला है, कोई महिला ने जादू कर दिया, अब उसकी सुंदरता ने जादू कर दिया। तो अलग अलग तरीके से ये यूज़ किया जाता है इंग्लिश के अंदर, अलग अलग संदर्भों में यूज़ किया जाता है। तो आपको इसलिए पढ़ने की आदत होनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीड करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे किस सेंस में यूज़ हो रहा है। तो बी विच का मतलब होता है जादू टोना कर देना किसी के ऊपर। अब जादू टोना कर देना मतलब लिटरल भी हो सकता है कि असली में कोई जादूगर है, उसने जादू टोना कर दिया और आपको हिप्नोटाइज कर दिया, आपको सम्मोहित कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया, वशीभूत कर लिया। आप हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो बी विच का मतलब होता है सम्मोहन में ले आना, जादू कर देना किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं बेविच। अगला शब्द है एफ्रंट्री। एफ्रंट्री मतलब बिल्कुल दीनता, नम्रता धारण नहीं करना, बदतमीजी से बात करना, एरोगेंस दिखाना, इंसोलेंट बिहेवियर जिसे कहते हैं, इंसोलेंट बिहेवियर या इम्प्यूडेंट बिहेवियर। इम्प्यूडेंस दिखाना, बिना सोचे समझे बदतमीजी से बात करना, रूडली बात करना, तू तड़ाक करके बात करना बड़ों से, असभ्य या गुस्ताख, बदतमीज, या आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट बिहेवियर, रूड, एरोगेंट, तो ये इसका मतलब होता है एफ्रंट्री, निर्लज। इसे निर्लज भी कह सकते हैं, जिसमें लज्जा का भाव ना हो, निर्लज। अगला शब्द है स्क्लेरोटिक, और ये शब्द कहां से आया? एक डिजीज होता है त्वचा का जिसे कहते हैं स्क्लेरोसिस। जरूरी नहीं है त्वचा में होता है स्क्लेरोसिस, बहुत जगह होता है। स्क्लेरोसिस मतलब जब कोई सॉफ्ट चीज हार्ड हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीमारी में टिश्यू है, कैंसर टिश्यू, जिसको इंड्यूरेशन बोलते हैं। कैंसर के टिश्यू की पहचान कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको लेट से आपको मैंडिबल के नीचे जो लिम्फ नोड होते हैं, मैंडिबुलर लिम्फ नोड, उनमें कैंसर हो गया। तो आप उसको चेक कैसे करेंगे? आप मैंडिबल के नीचे अपने हाथ से उसे छू के देखेंगे
और वहाँ पे जो लिम्फ नोड होंगे वो हार्ड हो चुके होंगे अगर कैंसर है तो। स्क्लेरोटिक मतलब कोई चीज़ हार्ड हो जाना, पत्थर की तरह हो जाना, उसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक। और जब कोई चीज़ पत्थर की तरह हो जाती है तो वो रिजिड हो जाती है, रिजिड, एकदम अपनी जगह से नहीं हिलती, अनरेस्पॉन्सिव। यानी जब आपकी एबिलिटी खत्म हो जाती है एडेप्ट करने की, तो उसके लिए भी हम स्क्लेरोटिक यूज कर सकते हैं। यानी एकदम आप पत्थर हो गए हैं, आपके ऊपर इमोशंस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, आप में लचीलापन खत्म हो गया है, यानी आप स्क्लेरोटिक हो गए हैं। तो यानी जब ये अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं नई जगह गए तो आपको वहाँ एडेप्ट होने में टाइम लगेगा, आपको ढलने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप स्क्लेरोटिक हैं तो मतलब आप ढल ही नहीं पाएंगे। तो जैसे अब ये जिराफ है, इन्हें ये हाइट ज़्यादा है इसकी पत्तों की, तो इन्हें अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा, और इन्होंने एडेप्ट किया। इसीलिए जो एक थ्योरी थी उसके हिसाब से, लमार्क की थ्योरी, लमार्किज्म, उसके हिसाब से जो जिराफ की गर्दन है वो लंबी इसलिए हुई क्योंकि ये बार बार जो ऊंचाई पे वृक्ष होते थे इन्हें खाने का प्रयत्न करता था। तो यानी कि ये स्क्लेरोटिक नहीं था, इसमें लचीलापन था, एडेप्टेबल था, फ्लेक्सिबल था। लेकिन अगर आप स्क्लेरोटिक हो गए तो क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल अपने उस पर डटे रहेंगे, आप बिल्कुल एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। यानी आप एकदम रिजिड हो जाएंगे। इसके लिए और भी शब्द होते हैं स्क्लेरोटिक के लिए, जैसे इंड्यूरेट, इंड्यूरेट, या ऑब्ड्यूरेट भी बोल सकते हैं एक लूज सेंस में। और नहीं, ऑब्ड्यूरेट नहीं, आप इसके लिए यूज कर सकते हैं अनयील्डिंग। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जिसे कहते हैं सन की, यानी कि स्टबन, अपनी बात से हिले ही ना, बिल्कुल उसमें लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी वो भी एक तरह से स्क्लेरोटिक है। स्टबन, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग बोल सकते हैं आप, या आप इनट्रैक्टेबल बोल सकते हैं, ये एक अच्छा शब्द है, इनट्रैक्टेबल। मैंने आपको बताया था अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे अगर इन लग जाए मतलब उल्टा हो जाता है। ट्रैक्टेबल मतलब फ्लेक्सिबल, इनट्रैक्टेबल मतलब बिल्कुल जो स्टबन हो, अपनी बात पे अडिग रहे, स्क्लेरोटिक। नेक्स्ट, वीनल, वीनल मतलब भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, करप्ट। और इसके लिए कई अच्छे शब्द हैं, जैसे एक शब्द मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था, मर्सिनरी। मर्सिनरी वो होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। और इसको करप्ट बोल सकते हैं, क्रुक, चोर, डाकू, इस टाइप का व्यक्ति। ग्रीडी, लालची, या अवरिशियस, अवरिशियस, ब्यूटीफुल वर्ड, ये वर्ड आपको 100% पता होना चाहिए। अवरीस, अवरीस मतलब होता है ग्रीड, तो लालची के लिए एक दूसरा शब्द है अवरिशियस, अवरीस से बना अवरिशियस। तो अवरीस हो गया नाउन और अवरिशियस हो गया किसी व्यक्ति विशेष की क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज करना मतलब दो चीज़ों को साथ साथ रख देना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये काला रंग है और ये सफ़ेद रंग है, मैंने इन्हें साथ साथ रख दिया जिससे इनमें कॉन्ट्रास्ट आ सके, जिससे मैं फील कर सकूं दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जक्स्टापोज करना मतलब सिंपल है, दो चीज़ों को साथ साथ रख देना जिससे उनमें कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट आ जाए। कल रात को मैंने सपने देखे, उस सपने के अंदर मेरे जो ड्रीम्स थे, कुछ उसमें हैप्पीनेस थी और कुछ में सैडनेस थी, और दोनों जक्स्टापोज हो रहे थे। यानी एक सपना मुझे खुशी का आता, फिर एक गम का आता, फिर एक खुशी का आता, यानी जक्स्टापोज। जक्स्टापोज मतलब पास रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, दो गिलास है, अगर मैंने आसपास रख दिए मतलब मैंने दोनों को जक्स्टापोज कर दिया। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन क्या होता है? कॉन्स्टरनेशन होता है थोड़ा सा आपके अंदर घबरा जाना, किसी बात को लेके घबरा जाना, कंफ्यूज होना, थोड़ा सा पैनिक हो जाना। अगर मान लीजिए इंटरव्यू होने वाला है तो आप पैनिक हो जाएंगे। जिसे कहते हैं कि कैट सिटिंग होना हॉट ब्रिक्स, जैसे कोई मिट्टी गर्म ईंटों के, जो कोई मिट्टी या गर्म ईंटों के ऊपर कोई अगर कैट बैठी हुई है, उसको, जिसके इडियम है वैसे एक। कॉन्स्टरनेशन मतलब पैनिक हो जाना, घबरा जाना, थोड़ा सा आपके अंदर डर का भाव आ जाना, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, फ्राइटेंड हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं गुजरात में भूकंप आया है तो पूरे देश में लोगों के मन में एक आशंका आ जाएगी, शंका का भाव आ जाएगा कि कहीं यहाँ भी तो कहीं अर्थक्वेक नहीं आ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं, इस फीलिंग को बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन, यानी एब्जेक्ट फियर, यानी डर, अलार्म हो जाना, थोड़ा सा एक थोड़ा सा आपके अंदर एक भयावह स्थिति हो जाना आपके अंदर। बिवाइल्डरमेंट बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन, पैनिक। तो इन सब के लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्टरनेशन। विम्सिकल, विम्सिकल के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ी खुशी दे, जैसे कोई मनमौजी, विम्सिकल को एक बोलते हैं मनमौजी। थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं एम्यूजिंग, कोई चीज़ ऐसी आपको कोई हंसी मजाक वाली लगे, एम्यूजिंग लगे, कॉमिकल लगे, तो वो है विम्सिकल। जैसे विम्सिकल पेंटिंग्स होती हैं,
और दूसरा मतलब whimsical का, और जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो होता है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, अभी कुछ बोल रहा है कल कुछ और बोलेगा, बिल्कुल उसका भरोसा नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल या कैप्रिशियस। तो ये कैप्रिशियस और whimsical दोनों बहुत ही फैंटास्टिक वर्ड्स हैं। कैप्रिशियस भी वही होता है जो कैप्रिशियस मतलब जो जिसका बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसको बोलते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस के लिए वैसे और भी शब्द हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो वैसिलेट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, या फ्रिवोलस। फ्रिवोलस भी एक अच्छा शब्द है। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस मतलब जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, जिसमें कोई जहाँ जैसा बिहेवियर करना चाहिए उसकी अकल नहीं है, कहाँ कहीं अगर मान लीजिए बहुत सीरियस बिहेव करना है तो वो बहुत हंसी मजाक कर रहा है, इस तरह का कोई व्यक्ति। अनप्रिडिक्टेबल, कैप्रिशियस जिसका पता नहीं अगले सेकंड क्या कर दे, जो बिल्कुल सोच के फैसला ना ले, इम्प्रूडेंट व्यक्ति, उसको बोलेंगे कैप्रिशियस या whimsical या अनप्रिडिक्टेबल। वरना whimsical का एक मतलब और है, और वो है कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे, मनमौजी, या जिसको कहते हैं सुखदाई। सुखदाई। तो फॉर एग्जाम्पल, द whimsical म्यूजिक मेड मी फील लाइक अ लिटिल किड अगेन। जब मैंने वो whimsical म्यूजिक सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा एक बच्चा बन गया, मुझे इतना इसमें प्रसन्नता का अनुभव हुआ। एक्सक्विजिट यानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, लवली। तो जो वेडिंग केक था वो एकदम एक्सक्विजिट था, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये वो वेडिंग केक है कोई भी। द वेडिंग केक वॉज एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट। तो ये है एक्सक्विजिट। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, पेक्यूनरी, इसके लिए वर्ड रूट्स भी हैं वैसे इसमें कई सारी। इम लग गया, उल्टा हो गया, इम्पेक्यूनियस हो गया जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आप इसको पॉपर बोल सकते हैं। पॉपर मतलब जो सड़क पे आ गया है, इंसॉल्वेंट, कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इम्पेक्यूनियस मतलब जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है, निर्धन जिसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पेक्यूनियस। कोई भिखारी है, याचक है, तो वो है इम्पेक्यूनियस। सो इम्पेक्यूनियस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई ग्रू अप इन अ इम्पेक्यूनियस हाउस होल्ड आई नो अ ग्रेट डील अबाउट सर्वाइविंग ऑन वेरी लिटिल। यानी कि क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, एक ऐसा घर जहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी इम्पेक्यूनियस हाउस होल्ड था। मेरी गृहस्थी कैसी थी? इम्पेक्यूनियस थी। इसीलिए मैं जानता हूँ पैसों की वैल्यू, बहुत कम में भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इम्पेक्यूनियस हाउस होल्ड मतलब जहाँ पे बहुत अभाव हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ का अभाव हो, जिसे हम बोलते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ का अभाव। सैंग्विन, सैंग्विन एक अच्छा शब्द है। वैसे सैंग्विन के कई मतलब होते हैं। ब्लड के लिए भी हम, यानी रक्त, रुधिर के लिए भी हम सैंग्विन यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, मेडिकल चीज़ है। मैं जनरल वर्ड बताता हूँ, सैंग्विन। सैंग्विन मतलब होता है अगर आप सकारात्मक हैं, आप पॉजिटिव पर्सन है लाइफ के अंदर, यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव, सकारात्मक। एक तो व्यक्ति होता है नकारात्मक यानी नेगेटिव यानी पेसिमिस्टिक, एक होता है सैंग्विन यानी ऑप्टिमिस्टिक या बायंट, होपफुल, बुलिश या बायंट। तो इनमें सबसे अच्छा जो वर्ड है वो है बुलिश। बुलिश बहुत बार एग्जाम में आता है। बुलिश मतलब ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक, या सैंग्विन। सो दिस अ वेरी वेरी नाइस वर्ड। अगला शब्द है सैंग फ्रॉइड। सैंग फ्रॉइड मतलब कोई व्यक्ति बहुत अगर शांत स्वभाव का है, बहुत शांत, जब अगर कोई मुसीबत भी आ जाए तो वो अपना आपा नहीं खोता, हमेशा शांत रहता है, कंपोजर में रहता है, काम रहता है, उसको बोलते हैं सैंग फ्रॉइड। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ क्या थे? सैंग फ्रॉइड थे। अपलम था उन, अपलम। अपलम मतलब क्या होता है? वही अपलम मतलब भी होता है शांत। शांत मतलब ये नहीं कि आप कायर हैं। शांत मतलब आप विपरीत परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोते, और आप शांत दिमाग से प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्व कर देते हैं, यानी आप अपलम्ब दिखाते हैं। अपलम, सैंग फ्रॉइड, दीज आर वेरी वेरी गुड वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सैंग फ्रॉइड, अपलम, काम, काम, शांत स्वभाव का होना, उसे बोलते हैं अपलम या सैंग फ्रॉइड। वनरस, वनरस मतलब ऐसा कार्य जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये फोटो है दशरथ माझी, आपने माझी द माउंटेन मैन पिक्चर देखी होगी। इन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया, तो यानी इन्होंने कैसा काम कर दिखाया? जो पहाड़ तोड़ना काम है वो कैसा काम है? वनरस। वनरस यानी बहुत ही ज्यादा जिसमें एफर्ट लगे। कंबरसम, टैक्सिंग, आर्डुअस, स्ट्रेनुअस, स्ट्रेन लगे जिसमें, स्ट्रेन से बना स्ट्रेनुअस। कंबरसम मतलब बहुत भारी काम। टैक्सिंग मतलब बहुत थकाने वाला काम। आर्डुअस मतलब जिस काम में बहुत मेहनत लगे, उसको बोलते हैं आर्डुअस। लेबोरियस, लेबोरियस मतलब कोई व्यक्ति जो लेबर बहुत करता है, परिश्रमी। तो किसी काम में अगर बहुत परिश्रम लगे, यानी वो काम कैसा है? वनरस। तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, माई ड्यूटीज वर्ंट वनरस, आई ओनली हैड टू ग्रीट द गेस्ट्स। अब मेरा काम कैसा था? वनरस नहीं था, यानी
बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं था। मुझे क्या करना था, सिर्फ गेस्ट्स को ग्रीट करना था, उनसे मिलना था और कुछ नहीं करना था। यानी मेरा काम वनरस नहीं था, लेबोरियस नहीं था, स्ट्रेनुअस आर्डुअस नहीं था। ट्राइबुलेशन, ट्राइबुलेशन बोलते हैं बहुत ज़्यादा उदासी, जब आप बिल्कुल सेटरनाइन हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। सेटरनाइन मतलब सैड, उदास। ग्लूमी जिसे बोलते हैं ग्लूमी, या आप इसे बोल सकते हैं सलन, SULLEN। ग्लूमी, सलन, सेटरनाइन। या मैंने एक आपको पुराने वीडियोस में मोर बताया था, मोर, मोरोस, मोर से बना मोरोज। मोर मतलब मृत्यु, तो मोर से सारे वर्ड मृत्यु वाले बनते हैं, जैसे मोर्टल, मोरिबंड, मोरोज, मोर्शुअरी। तो मोरोज मतलब वेरी सैड। ट्राइबुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होना, अनहैप्पीनेस, उदास में होना, तकलीफ में होना, पेन में होना, एडवर्सिटी में होना, सफरिंग्स में होना, उसको बोलते हैं ट्राइबुलेशन। अगला है प्लमेट। प्लमेट बोलते हैं बुरी तरह से गिरना। अब ये गिरना किस सेंस में, ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई विमान है, खराब हो गया, तो वो नीचे आएगा, बुरी तरह से गिरेगा, यानी वो प्लमेट हो रहा है, क्रैश होने वाला है। प्लमेट हो रहा है मतलब तेजी से नीचे आना। नॉर्मल लाइफ में आप ये वर्ड कहाँ सुनेंगे, आप ये सुनेंगे शेयर मार्केट के अंदर। आज शेयर मार्केट 2500 पॉइंट प्लमेट हो गई, यानी एक ही दिन में 2500 पॉइंट गिर गई, प्लमेट हो गई, यानी ए फ्री फॉल जिसे कहते हैं, एकदम बहुत ही हाई स्पीड से गिरना, उसे कहते हैं प्लमेट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्लमेट मतलब कोई चीज बुरी तरह से गिरना, अपना बैलेंस खो के, जैसे प्लेन गिर रहा है तो ये प्लमेट कर रहा है। प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड मतलब होता है किसी चीज की भौतिकता, किसी चीज का ज्यादा होना, बहुत ज्यादा होना, एबंडेंस, प्लेथोरा, इसे कह सकते हैं प्लेथोरा। मेरे पास धन बहुत है तो आई हैव प्लेथोरा ऑफ वेल्थ। भौतिकता होना, जैसे अगर आप किसी पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ किस चीज़ की भौतिकता है, ग्रीनरी की, पेड़ बहुत है वहाँ, ग्रीनरी बहुत है, तो मतलब प्लेनिट्यूड है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गैदर्ड अ प्लेनिट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए उसने क्या किया, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी अपने अंदर कंज्यूम कर ली, इम्बाइब कर लिया, एब्जॉर्ब कर ली। यानी अब उसके पास क्या है, अब उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी शी हैज़ अ प्लेनिट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्लेनिट्यूड मतलब प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लेथोरा, माइरियड जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकता किसी चीज़ की होना, दैट इज कॉल्ड प्लेथोरा या प्लेनिट्यूड। प्रोबिटी, प्रोबिटी मतलब होता है बहुत ईमानदार व्यक्ति, ईमानदारी दिखाना। प्रोबिटी मतलब ईमानदारी, तो ऑनेस्ट व्यक्ति यानी ऑनेस्टी हो गया प्रोबिटी। तो ऑनेस्टी, डिसेंसी, शराफत, जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, मॉरल्स, एथिक्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, कोई अपने प्रिंसिपल्स से नहीं हटता, अपने सिद्धांतों पर रहने वाला आदमी, तो वो दिखाता है प्रोबिटी। तो संस्कारीपन या सिद्धांत उन्हें बोलेंगे प्रोबिटी, या ऑनेस्टी, डिसेंसी, उसको बोलते हैं प्रोबिटी। ऐसा व्यक्ति, इसको बोलते हैं वर्चुअस। वर्चुअस मतलब जो अपने वर्चूज पे रहे, जो अपने सिद्धांतों पे रहे, उसे बोलते हैं वर्चुअस। अगला है विटिएट। विटिएट का मतलब होता है कोई चीज खराब करना, कोई चीज की क्वालिटी कम करना, किसी चीज की एफिशिएंसी कम करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, उसको, उसकी जो क्वालिटी है उसे खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री ने चलाया स्वच्छ भारत मिशन। अब अगर मान लीजिए सारे मिलके हम अगर अपने राष्ट्र को गंदा कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन कितनी देर चलेगा, वो क्या हो जाएगा, विटिएट हो जाएगा। यानी जो मिशन की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये मतलब है विटिएट का। जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो बैड लोन्स की वजह से क्या हो चुके हैं, विटिएट हो चुके हैं। जो उनके एसेट्स हैं वो विटिएट हो चुके हैं, यानी उनकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है, वो इम्पेयर हो चुके हैं, स्पॉइल हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी में गिरावट आई है, दैट इज कॉल्ड विटिएट। अनटूवर्ड, अनटूवर्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की। जनरली ये नेगेटिव सेंस में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कल पार्टी में जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो एक अनटूवर्ड इंसिडेंट है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड, इनअप्रोप्रिएट, इनकन्वीनियंट। तो फॉर एग्जाम्पल, आई विश्ड हिम हैप्पी जर्नी होपिंग नथिंग अनटूवर्ड हैपन्स टू हिज प्लान। मैंने उसको हैप्पी जर्नी विश किया, क्यों, क्योंकि जर्नी के वक्त कोई अनटूवर्ड घटना ना हो, इसलिए मैंने उसकी एक शुभ यात्रा के लिए मैंने कामना की। तो अनटूवर्ड मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अनटूवर्ड। जीट जिस्ट, जीट जिस्ट आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी, कई सारी बनी है जीट जिस्ट। देखिए जीट जिस्ट क्या होता है, जीट जिस्ट मतलब होता है किसी एक टाइम पीरियड की कोई खास बात, उस वक्त क्या चल रहा है, उसकी जो भावनाएं हैं उन्हें बोलते हैं जीट जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, 1940 वाला जो पीरियड था, हमें 47 में आज़ादी मिली, तो 1930, 40, 1920 ये वाले जो पीरियड थे, इनमें जो देशभक्ति के गाने थे वो
उस समय का ज़ीटजीस्ट अच्छे से कैप्चर करते हैं, अच्छे से दिखाते हैं। आप अगर 1930 और 40 के देशभक्ति के गाने सुनेंगे तो उनमें आपको क्या मिलेगा, उस समय का फ्लेवर मिलेगा, उस समय क्या चल रहा था उसकी नॉलेज मिलेगी, यानी उस समय की जो स्पिरिट थी, उस समय का जो मूड था वो मिलेगा, यानी ज़ीटजीस्ट। तो किसी एक खास टाइम का जो भाव होता है, जो मूड होता है, जो उस समय की विशेषता होती है, उसे बोलते हैं ज़ीटजीस्ट। चारी, चारी मतलब होता है कोई काम करने से हिचकिचाना, आपके अंदर एक डर होना किसी चीज को करने से। सरकमस्पेक्ट सबसे अच्छा शब्द है इसके लिए, सरकमस्पेक्ट यानी केयरफुल, जरूरत से ज्यादा केयरफुल, उसे बोलते हैं सरकमस्पेक्ट या चारी। तो चारी होना या केयरफुल होना या सरकमस्पेक्ट होना, किसी काम को करने से घबराना या रिलक्टेंट होना, रिलक्टेंट मतलब भी है चैरी, कॉशियस होना भी मतलब है केयरफुल होना। तो ये सारे के सारे समानार्थी शब्द हैं, इनको अच्छे से याद कर लिए, चारी, केयरफुल, कॉशियस, रिलक्टेंट या सरकमस्पेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी चलाने में चारी हूँ, मतलब मैं गाड़ी चलाने से डरूंगा, बहाने बनाऊंगा, उसको इवेड करने की कोशिश करूंगा कि मैं गाड़ी ना चलाऊं, ऐसी सिचुएशन को इवेड करने की कोशिश करूंगा जहां मुझे गाड़ी चलानी पड़े, तो मैं अपना डर छुपाऊंगा और मैं कॉशियस रहूंगा। ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी जो लड़ाई पे उतारू हो जाए, बहुत जल्दी, जैसे कोई जो बहुत ही जल्दी लड़ने लग जाए, ऐसे के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है कैंटेनकेरस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, कैंटेनकेरस ओल्ड लेडी, यानी आपकी जो नेबर है वो एक बूढ़ी औरत है जो तुरंत लड़ने पे उतारू हो जाती है। जब हम छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे, अगर किसी ऐसी आंटी के घर में बॉल चली जाती थी कई बार खेलते हुए, जो बहुत गुस्सा जल्दी हो जाती थी, तो यानी वो ट्रुकुलेंट थी, यानी बिल्कुल एकदम लड़ाई पे उतारू, एकदम एग्रेसिव, एकदम आर्ग्यू करने में नंबर वन, कोई लड़ाई में डिफाइंट, डिफाइंट वर्ड कहाँ से आया, डिफाई, डिफाई मतलब बात ना मानना, उसको बोलते हैं डिफाई, किसी के ऑर्डर फॉलो ना करना, तो उस वहां से शब्द आया ट्रुकुलेंट। एक और वर्ड रूट बताता हूँ आपको, बैली, बैली मतलब होता है वॉर, तो वर्ड बना बैली कोज। बैली से दो शब्द बनते हैं, बैली कोज, बैली कोज मतलब झगड़ालू, और दूसरा होता है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट मतलब जो आपकी बात ना माने, जो हमेशा लड़ाई के लिए उतार रहे, जिसे कहते हैं क्रांतिकारी एक तरह से, बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंसी। तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। बैली, बैली एक अच्छा वर्ड रूट है। कावटाव करना, कावटाव करना मतलब किसी के आगे बिल्कुल ही झुक जाना, बिल्कुल किसी का चमचा बन जाना, किसी के आगे बिल्कुल सर झुका देना, बिल्कुल एक ऐसे हो जाना जैसे उसके नौकर की तरह, यानी कि ऑब्सीक्वस हो जाना। ऑब्सीक्वस या सर्वाइल, सर्वाइल वर्ड बना सर्वेंट से, सर्वेंट मतलब नौकर, तो नौकर के जैसे गुलाम की तरह बिल्कुल किसी के आगे घुटने टेक देना, उसको बोलते हैं कावटाव। जैसे कई लोग प्रमोशन के लिए अपने बॉस के आगे कावटाव हो जाते हैं, तो कावटाव होना मतलब प्रमोशन की पाने के लिए जैसे कोई बॉस के आगे बिल्कुल ही झुक गया, तो ये सब है कावटाव। तो एक्ट इन अ सब सर्वियंट मैनर, सर्व, सर्वियंट मतलब सर्वेंट से बना सब सर्वियंट, यानी एकदम नौकर की तरह हो जाना, चमचा बन जाना, जिसे कहते हैं फॉनिंग। फॉन करना मतलब झूठी तारीफ करना, और ये प्रमोशन पाने के लिए या किसी भी अपने फायदे के लिए फॉन करना, झूठी तारीफ करना, बटरिंग करना, जिसे कहते हैं बटरिंग, तो ये सब का मतलब होता है कावटाव। तो ये थे कुछ हिंदू न्यूज़पेपर के शब्द। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो मैं एक चीज़ चाहता हूँ आपसे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप इस वीडियो में जो वोकेबुलरी सीखी है उसके वर्ड यूज़ करके लिख के बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये जो आपने इसमें शब्द सीखे हैं, लगभग आपने 45 शब्द सीखे हैं इसमें, 40-45 शब्द सीखे हैं, इनके वर्ड यूज़ करके लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा। तो इस वीडियो में सफिशिएंट पॉजिटिव वर्ड भी थे, सफिशिएंट नेगेटिव वर्ड भी थे, तो अगर ख़राब भी लगा तो इसमें सफिशिएंट नेगेटिव वर्ड थे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।